जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के तीसरे एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 2 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन्होंने पहला क्वेश्चन नंबर 121 इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है। तो याद रखिएगा, ध्यान देना, जुताई के प्राथमिक उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो मोल्ड बोर्ड, डिस्क हल, रोटरी टिलक या कल्टीवेटर, छेनी हल तथा सब साइलर, ठीक है, मृदु कुदाल, ये सभी क्या होते हैं, प्राथमिक उपकरण आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, मोल्ड बोल्ड, ठीक है, डिस्क हल, रोटरी या कल्टीवेटर, अगला है आपका छेनी हल तथा एक है सब साइलर। ठीक है, ये प्राथमिक आती है तथा डिस्क हैरो द्वितीयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिस्क हैरो किस में आता है, द्वितीयक टिलेज उपकरण होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बी वाला आपका सही हो जाएगा, कौन सा, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल। ठीक है, ये प्राथमिक में आपका आता। बाकी ध्यान देना, जो डिस्क हैरो है ये आपका किस में आता है, द्वितीयक उपकरण में ही आता है। ठीक है, तो 121 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 122 की। तो इन्होंने कहा कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल, ठीक है, जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ कर है। ठीक है, कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ कर है। तो याद रखिएगा ड्रिप प्रणाली। ठीक है, कौन सी है, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप वाली जो प्रणाली है, ड्रिप मेथड, ये कौन सी है, सबसे अच्छी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन कहिए या ड्रिप प्रणाली कहिए या टपक सिंचाई इसी को भी कहते हैं। ठीक है, तो टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है। इसमें पानी और खाद की बचत भी होती है। ठीक है, इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, इसे टपक सिंचाई या फिर बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा आ जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ठीक है, ड्रिप प्रणाली। तो 122 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 123 की हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी से होता है। तो याद रखिएगा सिल्टी मिट्टी इससे भी होता है, मटियार दोमट मिट्टी इससे भी होता है, बलुई मिट्टी इससे, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है। चूंकि सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं, जो कि 20% तथा 40% कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल रहते, अतः विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 123 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है। याद रखिएगा आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार अगर बात किया जाए, ध्यान देना, वर्ष 2012-13 में पूरे भारत में कुल फसल उत्पादन में निविल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 33.9% था। कितना था, तो 33.9% था। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन मिस प्रिंट है। ठीक है, याद रखिएगा कितना था, 33.9 पॉइंट। ठीक है, तो 124 का याद रखिएगा कितना, 33.9%। ठीक है, चलिए 125 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखना 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा सही है, 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है, 1 बीघा बराबर होता 55 गुणे 55 वर्ग, यानी कि आपका हो जाएगा 30-25 वर्ग गज, ये भी सही है। और 20 कचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी होता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे जो इन्होंने दिया है कि 20 बिस्वांशी बराबर 10 बिस्वा, ये गलत है। ठीक है, 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है। ठीक है, 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्वा होता है, 10 बिस्वा नहीं होता है, यानी कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे
डी वाला आपका सही हो जाएगा। यही आपका ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका डी वाला, ठीक है। क्योंकि 20 विषवांशी में एक विषवा होता है, ना कि 10 विषवा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 125 का डी वाला। चलिए 126 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, वार्षिक क्रम और वर्षोन्तर, ठीक है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। ध्यान देना, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इस व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में जो समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है, ठीक है। तो 126 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए 127 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, 127 प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है, तो याद रखिएगा 350 मिलियन टन, ठीक है। 350 मिलियन टन जो है कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष भारत में 960 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, ठीक है। कितना, 960 मिलियन टन है ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें कृषि क्षेत्र से 350 मिलियन और 290 मिलियन जो है औद्योगिक क्षेत्र से निकलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 127 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 128 की 128 की बात करती, इन्होंने क्या कहा है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कुल कितना है, तो याद रखिएगा भारत में जो कुल ग्राम पंचायत है तो कितना है, तो 26 है, 24 और 29 कितना है, तो याद रखिएगा 26,000, ठीक है, या कह ले 26,02,429, ठीक है। 26,02,429 ग्राम पंचायत कुल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 128 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत कुल कितना है, तो 26,24,029, ठीक है, सॉरी 26,02,429 हो जाएगा, ठीक है। तो 128 का आपका डी वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 129 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, 129 में भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ध्यान देना वर्ष 2015 के अनुसार देश में कुल वनावरण 70.17 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, लगभग 701,673, ठीक है, 701,673 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा तो 129 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलिए 130 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा भाई, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य, तो याद रखिएगा कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य यह होता है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, ठीक है। बी वाला आपका सही हो जाएगा, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक से अधिक बार खेती किया गया हो, तो 130 का कौन सा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 131 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है, रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है, कौन सा जड़ वाला फसल नहीं है। चलिए बात करें अगर यहाँ पे गन्ना जो आपका ईख होता है, ये आपका रूट क्रॉप नहीं होता है, जड़ वाला नहीं होता, ये कौन सा होता है, तना वाला होता है, ठीक है, कौन सा, तना वाला। अगर बात करें कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में, तो रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं, ठीक है, जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं। तो कौन कौन सा जमीन के अंदर होता है, शकरकंद होता है, आलू होता है, चुकंदर होता है जमीन के अंदर, जबकि ईख कहाँ होता है, तो जमीन के ऊपर। चलिए तो 131 का कौन सा, बी वाला याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 132 इन्होंने क्या कहा भाई, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखिएगा गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये 12% पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में कौन सा, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये कितना 12% पाया जाता है। 133 की बात करते इन्होंने क्या कहा, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं। जबकि अलुवियल मृदा को अजोनल मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट मृदा को अजोनल मृदा भी कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेड मृदा के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो जोनल मृदा और इंट्राजोनल मृदा। ठीक है, तो याद रखिएगा 133 का सी वाला। 134 की बात करती इन्होंने क्या कहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के इस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई है। तो याद रखिएगा 6:3:1। ठीक है, एनपीके, एनपीके का मतलब क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का आदर्श अनुपातिक प्रयोग 2010-11 तक 4:2:1 माना जाता था। कितना, 4:2:1 माना जाता। कब तक, 2010-11 तक। परंतु 2011-12 में यह अनुपात लगभग 6:3:1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा अब ये चेंज हो गया है, अब कितना हो गया, तो 6:3:1। पहले कितना था, 4:2:1। तो 134 का सी वाला आप लोग याद रखिएगा। चलिए 135 की बात करती इन्होंने क्या कहा, भाई पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। तो याद रखिएगा पूसा रूबी जो है ये टमाटर की उन्नत किस्म है। किसकी है, टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उस उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखना अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा पूसा रूबी हो गया, अर्का विकास हो गया, पूसा अर्ली ड्वार्फ हो गया। ये क्या, टमाटर की उन्नत किस्में हैं। तो 135 का डी वाला याद रखिएगा। 136 की बात करते हैं, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है, यदि ध्यान दीजिएगा पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो अर्थात क्या है, मान लीजिए आप थ्रेशर में गेहूं लगा रहे हो। ठीक है, गेहूं का जो डंठा है वो लगा रहे हो और कम कम लगा रहे हो, तो क्या है, दानों का अधिक नुकसान होता है। ठीक है, तो 136 का ए वाला याद रखिएगा। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में क्या हो, कमी हो। आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, 137 की बात करते इन्होंने क्या कहा है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो याद रखिएगा क्लोरपाइरीफिकस। ठीक है, क्लोरपाइरीफस, कौन सा आ जाएगा, क्लोरपाइरीफस। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्लोरपाइरीफस है। क्लोरपाइरीफस एक क्रिस्टलीय कार्बफास्फेट कीटनाशी है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरपाइरीफिकस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर उचित नमी पर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 137 का बी वाला याद रखिएगा। 138 की बात करती इन्होंने क्या कहा है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। तो याद रखिएगा प्रश्न काल के दौरान जब ये प्रश्न पूछा गया तो उस समय कौन थे, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह थे। कौन थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह थे। परंतु याद रखिएगा वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए 139 की बात करती इन्होंने क्या कहा है, फसल कटाई परीक्षण किसके लिए किए जाते हैं। फसल कटाई परीक्षण किसके लिए किए जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, किसके लिए तब किया जाता है, तो याद रखिएगा फसल कटाई परीक्षण उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
फसल कटाई परीक्षण उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह तकनीकी गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, जौ हो गया इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। तो 139 का डी वाला याद रखिएगा। 140 की बात करते हम लोग, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे आंवले का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। चलिए 141 में इन्होंने क्या पूछा? खसरा और खतौनी। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ठीक है, खसरा खतौनी कौन तैयार करता है? देखना, तो किसी भी परिवार के ध्यान देना, एक सदस्य के जो भू ब्यौरा होता है वो खसरा होता है, और पूरे परिवार का जो भूमि ब्यौरा होता है खतौनी होता है, और एक होता है पूरे गांव का जिसमें ब्यौरा होगा वो क्या होता है? सजरा होता है। ठीक है, तो खसरा और खतौनी दोनों को लेखपाल तैयार करता है। ठीक है, कौन? लेखपाल तैयार करता है या पटवारी तैयार करता है। यहाँ पे देखना, ए में लेखपाल दिया है, बी में पटवारी दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देना। खसरा और खतौनी को लेखपाल तैयार करता है। कौन? लेखपाल तैयार करता है, या कौन तैयार करता है? तो पटवारी तैयार करता है। तो यहाँ पे स्टार, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, याद रखिएगा कौन तैयार करता है, क्योंकि आप ए बी दोनों तो लगा नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और ए में दिया है लेखपाल, बी में दिया पटवारी। अब जानते रहिएगा, केवल 141 का क्या होगा? लेखपाल या पटवारी दोनों तैयार कर सकते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ ऑप्शन में ए बी नहीं दिया है, तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो 141 का क्या हो जाएगा? याद रखना, लेखपाल या पटवारी। ठीक है, चलिए 142 की बात करते इन्होंने, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह जो कथन है ये किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, किसका? पीटी नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है कि भाई और सभी प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ठीक है, चलिए 143 की बात करते हम लोग। क्या कहा इन्होंने? भारत में रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अंडा और चिकन उत्पादन से। किससे? अंडा और चिकन उत्पादन से। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए भैया, श्वेत क्रांति का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति होता मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति होता उर्वरक उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति होता फल उत्पादन से, गुलाबी क्रांति होता झींगा उत्पादन से, लाल क्रांति होता टमाटर या मांस उत्पादन से। ठीक है, तो याद रखिएगा 143 का डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 144 की बात करते हैं। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र। ठीक है, केसर एक सुगंध प्रदान करने वाला, ठीक है, पौधा है। केसर एक सुगंध प्रदान करने वाला पौधा है जिसके पुष्प के वर्तिकाग्र केसर, कुमकुम, जफरान या सैफरान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक है पाया जाता है। तो 144 का बी वाला याद रखिएगा। 145 की बात करें तो महाजनी प्रथा। ठीक है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो याद रखिएगा महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था। किस पे? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसमें सूदखोर को कुशीदीन कहा गया। ठीक है, सूदखोर को क्या कहा गया है? कुशीदीन कहा गया है। तो 145 का सी वाला याद रखिएगा। 146 की बात करें, इन्होंने क्या कहा कि ललित किसकी उत्तम किस्म है? ठीक है, ललित किसकी उत्तम किस्म है? तो याद रखिएगा ये अमरूद की उत्तम किस्म है। किसकी? अमरूद की। ठीक है, तो ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में कौन कौन सी होती हैं? तो इलाहाबादी सफेदा, सरदार, इलाहाबादी सुरखा, दूधे ख्वाजा, चित्तदार आदि। ठीक है, तो 146 का बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 147 की बात करोगे, 147
कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? किस स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखिएगा 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, WHO के मुताबिक अगर माने तो ध्यान देना 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो क्या करती है, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है या ध्वनि प्रबलता का मात्रक तो वो डेसिबल होता है। तो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की ध्वनि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 डेसिबल। ठीक है, तो याद रखिएगा 147 का सी वाला सही हो जाएगा। 148 की बात करते हैं हम लोग। इन्होंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए प्रयोग कब करना चाहिए? तो याद रखिएगा जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो। ठीक है, जब पानी का निकास मंद यानी कि पानी धीरे धीरे निकले और स्रोत क्या हो, ज्यादा हो, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करना चाहिए। तो 148 का बी वाला याद रखिएगा। 149 की अगर बात किया जाए तो धान में भूसी का प्रतिशत कितना होता है? अनुमानतः कितना होता है? तो याद रखिएगा 20% होता है। ठीक है, तो धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 20 से 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 78% होता है। ठीक है, तो 149 का ए वाला याद रखिएगा। 150 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर क्या होती है? तो ये कितना होता? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 12 से 15 किलोग्राम होती है। ठीक है, 151 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पे सफलता से उगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये कौन सा फसल आपका हो जाएगा? तो खीरा है। ठीक है, चलिए, तो हल्की अम्लीय मृदा में खीरा सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रल मृदा, इसे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाएगी। खीरा का जो पीएच परास होता है 5.5 से 5.7 होता है। ठीक है, 151 का सी वाला। और खीरा जो आपका हो गया कौन सा आ जाएगा? तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, कौन सा? रबी का, खरीफ का, जायद का, ये जायद में आएगा। ठीक है, चलिए 152 की बात करते हैं। तो पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रजराज जो है ये खरबूजा का क्या है? उन्नत किस्म है। पूसा रजराज, ठीक है, पूसा रसराज जो है खरबूजा की उन्नत किस्म है। खरबूजे की अन्य किस्मों में हरा मधु, पंजाब शंकर, MH10 आदि आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पूसा रसराज है ये किसका उन्नत किस्म है? तो खरबूजा का। परंतु पूसा रूबी किसका है? तो टमाटर का। ठीक है, तो याद रखिए 152 का ए वाला। ठीक है, टमाटर का क्या होता है? पूसा रूबी होता है। पूसा रसराज किसका है? तो खरबूजा का। ठीक है, 153 की बात करते हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? तो उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर, ध्यान देना, ये धान से की जाती है। किससे की जाती है? धान से। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर धान से की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसे रबी की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि धान क्या होता है? तो आपका ध्यान देना, ये आपका धान किस में आएगा? तो आपका आएगा खरीफ में। ठीक है, और ये आपका गेहूं किस में आएगा? तो रबी वाला। ठीक है, रबी वाला कब हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, तो सी वाला याद रखिएगा। 154 की बात करते हैं। एक हार्स पावर बराबर होता है, यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात एक सेकंड में किए गए कार्य की मात्रा सामर्थ्य होती है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या जिसे वाट भी कहते हैं।
इसका बड़ा मात्रक अश्व शक्ति भी होता है जो कि 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो डी वाला याद रखिएगा। 155 की अगर बात करें हम लोग, ध्यान देना, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी है? तो याद रखिएगा कौन कौन सा, तो महाराष्ट्र और पंजाब। कौन कौन से? महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 156 की। यहाँ पे इन्होंने कहा भाई वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी ग्रह पर, ठीक है, जिसपे हम लोग हैं, इस पे कितने वृक्ष हैं? तो लगभग याद रखिएगा 3 ट्रिलियन। ठीक है, कितने? 3 ट्रिलियन। ठीक है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। मिलियन में कितना हो जाएगा? 6 शून्य। बिलियन में हो जाएगा 9 शून्य। और मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितना होता है? 12 शून्य। ठीक है, तो याद रखिए 156 का ए वाला। बात करें 157 की, इन्होंने क्या पूछा, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? तो याद रखिएगा लगभग जो आपका होता है, भारतीय परिवारों के लिए रसोई एवं प्रकाश के ऊर्जा स्रोत 2011-12 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 2/3 लगभग 67.3% से अधिक। ठीक है, तो याद रखिएगा 9.6% द्वारा गोबर द्वारा प्रयोग किया जाता है। कोयला की बात करें तो 1.1%, एलपीजी की बात करें तो 15%। ठीक है, तो कुल मिला जुला के लगभग ध्यान देना, इस प्रकार देखने पर प्रश्नानुसार लगभग 80% से अधिक परिवारों द्वारा लकड़ी गोबर इत्यादि का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 157 का, ठीक है, 100 यहाँ पे 80 दिया है। ठीक है, 80% से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा। 158 की बात करते हैं, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1%। ठीक है, कितना? 1%। ठीक है, जबकि शहरी परिवारों का प्रतिशत 8% है। ठीक है, संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% का। ठीक है, चलिए, तो आपको पता हो गया भारत में लगभग 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवारों का प्रतिशत 8% है। ठीक है, तो 158 का सी वाला। 159 की बात करते हैं, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये जो जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है ये नागालैंड, ठीक है, किसका है? तो नागालैंड का। ठीक है, तो जाबो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल स्थान नागालैंड का किकरूमा गांव, ठीक है, जिसका जिला है फेक। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। ठीक है, जाबो का क्या अर्थ होता है? पानी का प्रबंधन। यह वानिकी कृषि पशुपालन अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आधारित संयोजन है। ठीक है, तो 159 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 160 में इन्होंने क्या कहा कि भाई किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा 26 मई 2015 को। ठीक है, 26 मई 2015 को। तो 26 मई 2015 को पीएम ने किसानों को समर्पित भारत का पहला टेलीविजन चैनल डीडी किसान चैनल का उद्घाटन किया। ठीक है, और शपथ कब लिया था पहली बार पीएम ने? तो 26 मई 2014 को पीएम ने पहली बार शपथ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पहली बार जो डीडी किसान है इसका कब किया गया उद्घाटन? तो 26 मई 2015 को। तो 160 का ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 30 क्वेश्चन था कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें।